रक्षा संबंधी करंट अफेयर्स के 100 सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की एक सूची। जो मूल रूप से एसएससी या वनडे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाई गई है ना? जी हाँ, लेकिन चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। हम यहाँ बैठकर सिर्फ एक लिस्ट का रट्टा नहीं मारने वाले। हमारा फोकस इस बात पर होगा कि ये सारे तथ्य बिना कुछ छोड़े तेजी से कैसे याद किए जाएं। और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ये तथ्य कैसे आपस में जुड़कर भारत की सुरक्षा का एक अभेद्य जाल बुनते हैं। बिल्कुल। तो बिना वक्त जाया किए सैन्य अभ्यासों से इस रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं, क्योंकि किसी भी देश की युद्ध की तैयारी का लिटमस टेस्ट यही होता है कि वो शांति के समय में किसके साथ पसीना बहा रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। तो हम इस सूची के अभ्यासों को तेजी से कवर करेंगे। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। स्रोत में 4 अभ्यासों का जिक्र है। थल सेना के लिए युद्ध अभ्यास, वायुसेना के लिए कोप इंडिया, विशेष बलों के लिए वज्र प्रहार और टाइगर ट्रायम्फ। ये टाइगर ट्रायम्फ थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक सेना का अभ्यास नहीं है। इसे याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। अच्छा, क्या है वो? जंगल में एक टाइगर यानी बाघ के शिकार करने के तरीके को सोचिए। वो जमीन पर दौड़ सकता है, नदियों में तैर सकता है और छलांग लगा के पेड़ों पर चढ़ सकता है। अरे वाह, मतलब वो हर जगह हावी रहता है। एकदम। इसी तरह टाइगर ट्रायम्फ एक ट्राई सर्विस अभ्यास है। इसमें जल, थल और वायु तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर अमेरिका के साथ ऑपरेट करती हैं। समझ गया। अब अगर हम फ्रांस की तरफ देखें तो वहां गरुड़, वरुण और शक्ति का नाम आता है। ये तो सीधे तौर पर हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ लग रहा है। बिल्कुल। और इसकी भी अपनी एक ट्रिक है। गरुड़ आसमान में उड़ता है, तो ये वायुसेना का अभ्यास हुआ। हाँ, और वरुण समंदर के देवता हैं, तो नौसेना। और शक्ति का प्रदर्शन जमीन पर होता है, तो ये थल सेना का हो गया। क्या बात है। और जापान के साथ भी कुछ ऐसा ही है क्या? हाँ, थल सेना का धर्म गार्जन, वायुसेना का वीर गार्जन और नौसेना का जिमेक्स। जिमेक्स में तो पूरी जानकारी उसी के अक्षरों में छिपी है। जैसे जापान और आई से इंडिया। बिल्कुल सही। अब आप कुछ और देशों के नाम पूछिए, हम इसे थोड़ा तेज करते हैं। ठीक है, तो कंबोडिया, एकीम, मालदीव, तवास्या, बांग्लादेश, संप्रीति, नेपाल। सूर्य किरण। इसकी कोई ट्रिक है क्या? हाँ, नेपाल दुनिया की छत पर बसा है ना, हिमालय की ऊंचाई पर, तो वहां सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। कमाल है। थाईलैंड, मैत्री। और मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट। मंगोलिया तो चारों तरफ से जमीन से घिरा देश है। हाँ, लेकिन इसकी ट्रिक ये है कि मंगोलिया का इतिहास नोमैडिक यानी बंजारों का रहा है। चंगेज खान का कबीला भी नोमैडिक ही था। और यूके के साथ अजय वॉरियर। साथ ही बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में क्वाड देशों का मालाबार, यूएई का डेजर्ट फ्लैग भी है। और भारत खुद भी तो बहुत बड़े बहुराष्ट्रीय अभ्यास आयोजित करता है। हाँ, नौसेना का मिलन, वायुसेना का तरंग शक्ति और तीनों सेनाओं का प्रचंड प्रहार। इसमें मिलन बहुत खास है क्योंकि इसमें 50 से ज्यादा देशों की नौसेनाएं आती हैं। अभ्यासों से तो पता चलता है कि हमारी मशीनरी तैयार है, लेकिन भविष्य की नींव रक्षा परियोजनाओं से रखी जाती है। तो अब इन गुप्त प्रोजेक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट सीबर्ड और प्रोजेक्ट वर्षा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स भारत की समुद्री सुरक्षा को बिल्कुल अलग-अलग तरीके से मजबूत कर रहे हैं। वो कैसे? कर्नाटक के कारवार में प्रोजेक्ट सीबर्ड है, जो हमारे विमान वाहक पोतों के लिए एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा होगा। ये खुली ताकत का प्रदर्शन है। और प्रोजेक्ट वर्षा? ये आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली में एक अंडरग्राउंड सबमरीन बेस है। पनडुब्बियां जमीन के अंदर से सीधे समुद्र में उतर जाएंगी। बाप रे, मतलब सैटेलाइट्स को भनक भी नहीं लगेगी? बिल्कुल नहीं। पनडुब्बियों से याद आया, स्रोत में प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I का जिक्र है। 75 तो स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए था। ये नया 75I क्या है? 75I में I का मतलब इंडिया है, लेकिन असली जादू AIP तकनीक में है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? देखिए, साधारण पनडुब्बियों को बैटरी चार्ज करने के लिए डीजल इंजन चलाना पड़ता है। हाँ, तो उन्हें सतह पर आना पड़ता होगा। एकदम सही। और सतह पर आते ही वो रडार में आ जाएंगी। लेकिन AIP तकनीक से पनडुब्बी हफ्तों तक पानी के नीचे बिना सतह पर आए रह सकती है। मतलब छिपने की कला ही पनडुब्बी का असली हथियार है। बिल्कुल। इस सूची में 2 और प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट स्प्रिंट। प्रोजेक्ट चीता ड्रोन्स को अपग्रेड करने के लिए है ताकि वो मिसाइल भी दाग सकें, और स्प्रिंट स्वदेशी नौसेना तकनीक और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए है। अच्छा, अब समुद्र से निकलकर मिसाइलों की तरफ चलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के अग्नि सीरीज है, अग्नि 1 से 5 तक। इसकी ट्रिक तो आसान है कि नंबर के साथ रेंज बढ़ती है।
हाँ, अग्नि 1 शॉर्ट रेंज है और अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल यानी ICBM है। ICBM मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक? हाँ, अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। पूरा चीन इसकी जद में है। ये मिसाइलें अंतरिक्ष में जाकर फिर नीचे गिरती हैं। और क्रूज मिसाइलें जैसे ब्रह्मोस और निर्भय? क्रूज मिसाइलें जमीन के बहुत करीब उड़ती हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, ध्वनि से 3 गुना तेज। लेकिन जो नया ब्रह्मोस 2 बन रहा है वो हाइपरसोनिक है, उसमें क्या अलग है? हाइपरसोनिक का मतलब है ध्वनि से 5 गुना से भी ज्यादा तेज। लेकिन खास बात गति नहीं है, तो फिर क्या है? इसका रास्ता। ये वायुमंडल में इतनी तेज कलाबाजियां खाती है कि इसके चारों ओर एक प्लाज्मा शील्ड बन जाती है। मतलब रडार इसे देख ही नहीं सकता? बिल्कुल नहीं, ट्रैक करना लगभग असंभव है। और निर्भय? निर्भय सबसोनिक है, थोड़ी धीमी है, लेकिन पेड़ों की ऊंचाई पर उड़ती है, इसलिए इसे रोकना भी बहुत मुश्किल है। अगर हम पे ऐसी मिसाइलें आएं तो हमारी वायु रक्षा प्रणालियां क्या हैं? आकाश और बराकेट का नाम है यहाँ? हाँ, आकाश और आकाश NG कम और मध्यम दूरी के लिए है, और लंबी दूरी के लिए हमने इजराइल के साथ बराक 8 बनाया है। और नौसेना के लिए VLSR सैम है ना? हाँ, ये जहाज से सीधे ऊपर की तरफ फायर होती है। और एंटी टैंक मिसाइलें भी तो हैं, नाग और हेलिना। हेलिना नाम की ट्रिक मुझे बहुत पसंद है, आप ही बताइए। बहुत ही रचनात्मक है। हेली यानी हेलीकॉप्टर और ना मतलब नाग। तो जो नाग मिसाइल हेलीकॉप्टर से दागी जाए वो हेलिना है। क्या बात है। अब विमानों पर आते हैं। तेजस, राफेल, सुखोई, MiG-29 और 5वीं पीढ़ी का AMCA। एक सवाल है, जब हम तेजस और विक्रांत को स्वदेशी कहते हैं तो उसका वास्तव में क्या अर्थ है? स्वदेशी होने का मतलब है आत्मनिर्भरता। तेजस पूरी तरह भारत में बना है और इसका नया संस्करण ASA रडार के साथ आता है। ये रडार इतना खास क्यों है? पुराने रडार घूमते थे, समय लगता था। ASA रडार बिना घूमे एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। इसे जैम करना भी मुश्किल है। और ये जो नया AMCA प्रोजेक्ट है, जब राफेल है तो हमें इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि AMCA 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर होगा। रडार की किरणें इससे टकराकर वापस नहीं लौटेंगी, वो बिखर जाएंगी। यानी ये रडार पर दिखेगा ही नहीं? बिल्कुल, और इसके हथियार विमान के अंदर छिपे होंगे। अब नौसेना के जहाजों पर आते हैं। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। विक्रांत स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, लोग इसे तैरता हुआ शहर कहते हैं। हाँ, लेकिन ये महज एक शहर नहीं है, ये समुद्र में चलता फिरता भारतीय क्षेत्र है। मतलब बिना किसी देश की इजाजत के हम कहीं से भी हवाई हमला कर सकते हैं? एकदम सही। और INS तरकश जैसे स्टील्थ फ्रिगेट भी हैं जो छिपकर वार करते हैं। और INS कोलकाता एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और INS अरिहंत तो परमाणु पनडुब्बी है ही। चलिए अब जमीनी सेना की बात करते हैं। टैंकों में अर्जुन और T-90 भीष्म है। और तोपखाने में K9 वज्र, धनुष और ATGS है। K9 वज्र को सेल्फ प्रोपेल्ड कहा गया है, इसका क्या मतलब होता है? पारंपरिक तोपों को ट्रक से खींचना पड़ता है, लेकिन K9 वज्र में अपना इंजन और ट्रैक होते हैं। अच्छा, तो ये फायर करके तुरंत भाग सकती है? हाँ, दुश्मन के पलटवार से पहले ही। और इन सबको कंट्रोल करने वाले रडार, जैसे अश्विनी रडार लो लेवल के लिए है, लेकिन रूस का S-400 इतना मशहूर क्यों है? क्योंकि S-400 का रडार 600 किलोमीटर दूर से ही खतरे को पकड़ लेता है। बाप रे। और 400 किलोमीटर दूरी दुश्मन के जहाज या मिसाइल को नष्ट कर सकता है। ड्रोन्स में हमारे पास इजराइल का हेरोन और अमेरिका का प्रीडेटर है, और इन सबको बनाने वाले संगठन है DRDO, HAL, BEL। हाँ, और युवाओं के लिए NCC भी तो है। ये सब हमारी रक्षा आत्मनिर्भरता के स्तंभ है। बिल्कुल। अब कुछ टर्म्स भी हैं। पैसेक्स क्या है? पैसेक्स यानी पासिंग एक्सरसाइज। जब मित्र देशों के जहाज पास से गुजरते हैं तो वो एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। और सैम? सरफेस टू एयर मिसाइल। SLBM? सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे गंभीर हिस्से पर आते हैं। न्यूक्लियर ट्रायड यानी परमाणु त्रय। ये किसी भी महाशक्ति के अस्तित्व की सबसे बड़ी गारंटी है। मतलब हमारे पास परमाणु हमला करने के 3 तरीके हैं। बिल्कुल। पहला जमीन से अग्नि मिसाइलों के जरिए, दूसरा हवा से फाइटर जेट्स के जरिए। मान लीजिए दुश्मन ने अचानक हमला करके हमारे जमीन और हवा के बेस तबाह कर दिए, फिर? तब ट्रायड का तीसरा हिस्सा काम आता है, समुद्र। INS अरिहंत जैसी पनडुब्बियां समुद्र में कहीं छिपी होंगी। मतलब वो पलटवार करेंगी। हाँ, इसे समुद्र आधारित परमाणु निवारण कहते हैं।
दुश्मन जानता है कि अगर उसने हमला किया तो वो खुद नक्शे से मिट जाएगा। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने 100 तथ्यों को तेजी से डिकोड किया, अभ्यासों से लेकर मिसाइलों, विमानों और न्यूक्लियर ट्राइड तक। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये दिखाता है कि भारत कैसे तेजस और विक्रांत के साथ आत्मनिर्भर हो रहा है। और साथ ही अमेरिका, रूस जैसे देशों के साथ कूटनीतिक संतुलन भी बनाए हुए हैं। बिल्कुल, हम दोनों मोर्चों पर काम कर रहे हैं। चर्चा खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। स्रोत में लिखा था कि ये एसएससी के लिए टॉप एमसीक्यू हैं। हाँ, छात्र इन्हें याद भी कर लेंगे। लेकिन जरा सोचिए, कल जब यही युवा नीति निर्माता या अधिकारी बनेंगे तो क्या सिर्फ किताबी ज्ञान काम आएगा? शायद नहीं। जब रडार पर लाल बिंदु चमकेंगे तब अग्नि 5 की रेंज रटी हुई होने से ज्यादा ये समझना जरूरी होगा कि प्रोजेक्ट सीबर्ड या अरिहंत को जियोपॉलिटिकल बिसात पर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। एकदम सही बात है। क्या रटना ही काफी है या हमें इस रणनीति को अपनी सोच का हिस्सा बनाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।